नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो बात मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, काश ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। और बात यह है कि कुछ दिन पहले मुंबई से मेरे एक मित्र का फ़ोन आया और उन्होंने जो अपनी दास्तान सुनाई तो मैं अंदर से घबरा गया। उन्होंने कहा कि अपनी गाढ़ी कमाई को लेकर वो मुंबई में अपने बैंक में गए और बैंक में सब कुछ ठीक चल रहा था। उन्होंने जो पैसा था, गाड़ी कमाई थी, जमा करा दी और अगले दिन उनको पैसे की ज़रूरत थी। जब वो कुछ पैसा विड्रॉ करने के लिए दोबारा गए सुबह बैंक में, तो वहां भीड़ लगी थी और भीड़ के अंदर जब घुस कर देखा तो बैंक का शटर गिरा हुआ था, बैंक बंद हो गया था। जी हाँ, ये बैंक है न्यू इंडियन कोऑपरेटिव बैंक मुंबई का। 40-50 साल पुराना बैंक है। सवाल यह है कि न्यू इंडिया बैंक में जिस तरह से हजारों लोगों की गाड़ी कमाई फंसी, ये सिर्फ घटना इकलौती नहीं है। पिछले कुछ सालों में, बल्कि यूं कहूं कि जब से मोदी जी आए हैं तब से 80 से ज्यादा 80+ कोऑपरेटिव बैंक बंद हो चुके हैं इस देश में। और सबसे बड़ी बात, ये चौंकाने वाली बात है कि जो सहकारिता के बैंक हैं, इसका मोदी जी ने एक अलग मंत्रालय बनाया और उस मंत्रालय का जो मंत्री है वो ये साहब है, चाणक्य। और वहीं सबसे ज़्यादा खेल हो रहे हैं। अब दोस्तों, बात सिर्फ सहकारिता वाले बैंक्स की नहीं, कोऑपरेटिव बैंक्स की नहीं। अगर आप प्राइवेट बैंक देखें, बड़े प्राइवेट बैंक्स देखें, तो इंडसइंड बैंक ताज़ा उदाहरण है। हिंदुजास का बैंक है और यहाँ भी करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का खेल हुआ है। सुर्खियों में ये बैंक है। इसके अलावा यस बैंक, एक और बैंक जिस पर हमने अपनी आंखों से हाल में ताला लगते हुए देखा है, पंजाब मर्केंटाइल बैंक है। वहाँ भी खरबों रुपए का घपला हुआ और उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिनको दिल्ली दरबार का संरक्षण था। इसके अलावा लक्ष्मी विलास बैंक है, बनारस मर्केंटाइल बैंक है। इस तरह के प्राइवेट बैंक्स की भी लंबी लिस्ट है। और अगर मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात करूँ तो ये सूची इतनी लंबी है, लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे और समय निकल जाएगा। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि मंदी के इस दौर में जब देश की अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है, रुपया जो है वो टूटता चला जा रहा है, कमज़ोर होता चला जा रहा है। शेयर मार्केट में जैसे आपने देखा कि एक तूफान आया है, सुनामी आई हुई है और पिछले 6 महीनों में 94 लाख करोड़ रुपया स्वाहा हो गया। सवाल इस बात का है कि क्या बैंक, देश के बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। और इससे भी बड़ी बात कि अगर पैसा है भी तो इस पैसे को कहाँ रखें? शेयर मार्केट में रख नहीं सकते, रियल एस्टेट में आप निवेश कर नहीं सकते, ज़मीनों में आप निवेश कर नहीं सकते। और बैंक, यहाँ पर आप अगर एफडी खुलवाना चाहते हैं तो कितनी सुरक्षित है? अब दोस्तों, अगर कोऑपरेटिव बैंक, सहकारिता बैंक जिसकी लगाम ज़्यादातर नेताओं के हाथ में, वहाँ पर आपको अपना पैसा सेफ नहीं लग रहा, या फिर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनकी हालत ख़राब है, वहाँ पैसा लगाना ठीक नहीं है, रखना ठीक नहीं है, या फिर इंडसइंड जैसे जो बैंक हैं वहाँ पर भी अगर मनी सेफ नहीं है, तो फिर क्या स्टेट बैंक, जो सरकारी बैंक है, जो सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, क्या यहाँ पर पैसा सुरक्षित रहेगा आपका? पंजाब नेशनल बैंक में सुरक्षित रहेगा, इंडियन बैंक में सुरक्षित रहेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा सुरक्षित है, या फिर जो बड़े प्राइवेट बैंक हैं जैसे HDFC है या ICICI है, क्या यहाँ पैसा सेफ है इस दौर में, मंदी के इस दौर में? अब ये बड़ा सवाल है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। आगे मैं खुलकर बात करूँगा इस पर अपने बैंकिंग एक्सपर्ट के साथ। सुनिएगा, उसको आगे सुनिएगा। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले मैं चाहता हूँ 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बैंकों की जो स्थिति है इतनी विकट क्यों, इतनी ट्रबलसम क्यों है। और मैं आपसे सिर्फ 30 सेकंड चाहता हूँ, फिर हम बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। और जानकारों से जो मेरी बातचीत हुई या जो डॉक्यूमेंट्स मैंने खंगाले, 3-4 पॉइंट्स निकलते हैं। नंबर 1 पॉइंट है स्लो डिपॉजिट ग्रोथ। अंग्रेजी में कहते हैं स्लो डिपॉजिट ग्रोथ। इसका मतलब है कि आम आदमी के पास, जनता के पास बैंकों में पैसा डिपॉजिट कराना, जमा कराने के लिए पहले जैसा पैसा नहीं है। यानी जो बैंक में पैसा जमा होता था वो आज की तारीख में पैसा जमा नहीं हो रहा। स्लो डिपॉजिट ग्रोथ है, स्लो है।
लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जेब में जैसा पहला था। तो एक पॉइंट ये है, और इसी से जुड़ा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि लोगों के पास जो बचत का पैसा होता था, बचत का पैसा जो होता था, जिसे हम सेविंग्स कहते हैं, सेविंग्स का जो रेट है ऑल टाइम लो है। हिंदुस्तान में सेविंग का रेट ऑल टाइम लो है, यानी लोगों की जेब में पैसा नहीं है पहले जैसा। तो जब जेब में पैसा नहीं होगा, सेविंग रेट ऑल टाइम लो होगा, तो जाहिर है बैंक में पैसा भी कम जमा होगा। और अगर बैंक में पैसा कम जमा होगा तो बैंक फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोन नहीं दे पाएंगे, और अगर लोन देंगे तो पॉइंट नंबर 3, लोन के डिफ़ॉल्ट बढ़ेंगे। क्योंकि अगेन लोगों के पास पैसा नहीं, लोग लोन तो ले रहे हैं, लेकिन इकॉनमी का हाल इतना ख़राब है, इंडस्ट्रीज़ का हाल इतना ख़राब है कि लोन अपना रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। लोगों के पास कर्जा चुकाने का पैसा नहीं है। अब दोस्तों, मोदी जी के इस दौर में या शाह साहब के इस दौर में सोना चांदी की तो मैं बात कर नहीं सकता, क्योंकि सोना चांदी के जो भाव हैं, जो रेट हैं, वो आसमान छू रहे हैं। वहाँ कोई निवेश करेगा ही नहीं। अगर मैं बात सोना चांदी को छोड़कर, अगर मैं सर्राफा को छोड़कर अगर निवेश की बात करता हूँ आज की तारीख में, तो फिर 3 ही ज़रिए बचते हैं मेन। नंबर 1 पर शेयर मार्केट, उसका हाल आप देख ही चुके हैं, कई मैं वीडियोस बना चुका हूँ। लाखों परिवार की कमर टूट गई है, अर्थ की रीढ़ टूट गई है, आप कह सकते हैं बर्बादी के कगार पर है, जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा निवेशक हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पिछले 6 महीने में 94 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा सुहा हुआ है। तो हम शेयर मार्केट की बात ही ना करें तो बेहतर है। अगर शेयर मार्केट छोड़ देते हैं तो फिर रियल इस्टेट है, और रियल इस्टेट पर भी मैंने खबर आपको दी थी कि आज के इस दौर में दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, 4 महानगरों में इस देश के 10 लाख से ज़्यादा यूनिट, फ्लैट और मकान बनकर खड़े हैं। बायर नहीं है, खरीदार नहीं है। ऐसा पहली बार हो रहा है इन 10 सालों में। बायर नहीं है, 10 लाख मकान बन के खड़े, तो वहाँ पैसा कौन लगाएगा? तो अब बचा कौन? बैंक बचा। और बैंकों में आपने हाल देख लिया कोऑपरेटिव बैंक का, 80 से ज़्यादा बैंक बंद हो गए। आपने स्मॉल प्राइवेट फाइनेंस बैंक्स का भी हाल देख लिया, आपने इंडसइंड बैंक का हाल देख लिया, और भी मैंने एक सूची आपको दी है बैंकों का क्या हाल है। सवाल इस बात का है कि जो बड़े बैंक हैं, स्टेट बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक है, क्या यहाँ आपका जो पैसा है, आपका जो गाड़ी कमाई का पैसा है, यहाँ सुरक्षित है कि नहीं? और ओवरऑल बैंकों का होने क्या जा रहा है? बिग क्वेश्चन। एक ऐसा सवाल जो मुझसे, आपसे, हमारे आपके परिवार से सीधा, जिसका ताल्लुक़ है, सीधा ताल्लुक़ है, हमारे घर के बजट से सीधा ताल्लुक़ है। और इसीलिए आज मैंने प्रोफेसर अखिल स्वामी को इनवाइट किया है, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज वो आए और खुलकर उन्होंने बात करी। पहली बार खुलकर एक एक परतें खोली हैं, और इतनी आसानी के साथ उन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि मुझे नहीं लगता कि इतने कॉम्प्लेक्स इशू को कोई इतनी आसानी से एक आम आदमी को समझा सकता है। प्लीज़ आखिर तक सुनिए, हमारे आपके बजट की बात है कि पिछले 10 साल में, जब से मोदी जी आए हैं, इस देश में 80 से ज़्यादा कोऑपरेटिव बैंक, सहकारिता के बैंक बंद हुए हैं, और ज़्यादातर बैंकों को नेता चला रहे थे। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी के जो नंबर 2 हैं अमित शाह, वो गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं। जो बड़े बड़े बैंक हैं उन्हीं के नाक के नीचे चल रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, चलिए तो कोऑपरेटिव बैंक की बात हो गई, जो छोटे बैंक हैं उनकी भी हालत खराब है, जो बड़े बैंक हैं उनकी भी हालत खराब है। क्या वाकई कुछ गड़बड़ है प्रोफेसर साहब? कुछ गड़बड़ है? हथेली पे पैसा उड़ रहा है, लोगों के पैसा नहीं है? दीपक जी, कुछ गड़बड़ नहीं है, बहुत सारी गड़बड़ है। क्या? देखिए, बहुत सारी? कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, बहुत सारी गड़बड़ है। अब आप सोचिए, अब आप सोचिए भाई, बैंक लोन देता है, बैंक का लोन लोग वापस करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दीपक जी को 1 करोड़ का लोन दिया, अच्छा दीपक जी तो कोशिश करेंगे लोन वापस करें, क्योंकि अगर लोन वापस करेंगे तो आगे भी लोन मिलेगा, अगर वापस नहीं करेंगे तो लोन नहीं मिलेगा। ठीक, इसलिए लेकिन अगर इकोनॉमी नीचे खराब हो जाएगा, जीडीपी आपकी गिर जाए, जो 7% के आसपास थी वो 6.4% हो जाए, जबकि लोन बढ़ जाए देश के, इसका मतलब यह है
कि आप पैसा वापस नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्योंकि आपका यूनिट अच्छा काम नहीं कर रही, आपकी इंडस्ट्री अच्छा काम नहीं कर रही। जब आपकी दुकान ही नहीं चल रही, जब आपका ठेला ही नहीं चल रहा, जब आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही, जब उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, जब उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो चाहते हुए भी आप पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। तो आप जी लोन वापस करें, इंडस्ट्री की हेल्थ अच्छी हो, बैंक की हेल्थ अच्छी हो, इसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? देश की इकोनॉमी अच्छी हो। आज मान लीजिए, इमेजिन कीजिए दीपक जी, अगर देश की जीडीपी 12% हो जाए, ये 12% कैसे होगी? ये 12% होगी कि इसका माने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फैक्ट्रीज को फायदा हो रहा है, जब कारखाने लग रहे हैं, नए लग रहे हैं और पुराने बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए, नए तो तब लगेंगे दीपक जी, मान लीजिए आपने 100 टन पर डे की यूनिट लगाई, एवरेज उसका प्रोडक्शन हुआ करता था 70 टन, इसका माने 70% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था। अगर मान लीजिए 90 टन आप बनाने लगी एक साल, इसका मतलब यह है कि जो लगाई हुई यूनिट है वो पूरा आपके डिमांड नहीं पूरा कर पा रही है, तो आप 50 टन की और यूनिट लगा लेंगे। लेकिन अगर जो 70 टन आपका प्रोड्यूस कर रहा था फैक्ट्री, अगर वो 20 टन करने लगे, तो नई फैक्ट्री क्यों लगाएंगे? जी नई फैक्ट्री लगाने के लिए आवश्यक है कि मार्केट से डिमांड हो और आप उसको सप्लाई ना कर पा रहे हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी, लोन तो आपके बढ़ रहे हैं, अच्छा इकोनॉमी में डाउन ट्रेंड आ गया, पहले जो 7% थी वो 6.4% हो गई, जबकि और नीचे जा रहा है, मतलब जीडीपी और नीचे हमारे देश की नीचे जा रही है, जीडीपी नीचे जा रही है। देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, उद्योगों की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो, बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो, इसके लिए देश का जीडीपी कम से कम 11% होना चाहिए, कम से कम, और 12-13% हो तो अच्छा है। अगर ये 12-13% जीडीपी होगी, इसका माने बच्चों को रोजगार मिलेगा, पेपर लीक कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, वो मार्केट में माल खरीदेंगे तो जीडीपी और बढ़ेगी। ये बड़ी बात आपने कही कि अगर देश की माली हालत ठीक नहीं तो हम बैंकों से कैसे उम्मीद कर लें कि उनकी हालत ठीक हो जाए। और प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि भाई जिसने भी कर्जा लिया वो कर्जा लौटा नहीं पा रहा है। मैं आऊंगा थोड़ा और कोऑपरेटिव बैंक पे, बड़े बैंक पर भी बात करूंगा, और मैं छोटे बैंकों पर भी बात करूंगा। मैं इंडसइंड बैंक जो अभी बहुत मुसीबत में है उस पर भी बात होगी। लेकिन मैं जरा जो बड़े बड़े बैंक हैं, स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन बैंक है, जो हिंदुस्तान के जो सूरमा बैंक हैं, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है प्रोफेसर साहब कि यहाँ पर पैसा जमा कम हो रहा है बैंकों में, जो बड़े बड़े बैंक हैं, स्लो डिपॉजिट ग्रोथ, यहाँ पर डिपॉजिट लोग कम कर रहे हैं, नंबर एक। और दूसरा कारण, इंडियन हाउस होल्ड सेविंग रेट ऑल टाइम लो। हिंदुस्तान का जो आम आदमी है वो बचत नहीं कर पा रहा, और जो बचत का जो परसेंटेज है, जो हाल है, वो ऑल टाइम लो है। हिंदुस्तान में इतनी खराब हालत नहीं थी, हर घर में भुखमरी में भी 2-4 रुपए निकल आते थे। ऑल टाइम लो सेविंग, इसका मतलब क्या हुआ कि सेविंग इज ऑल टाइम लो, बचत सबसे नीचे गर्त में चली गई है, आम घरों की बचत। इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? दीपक जी, सेविंग तो आप तब करेंगे जबकि आपकी आय खर्चे से ज्यादा होगी। आमदनी खर्चे से ज्यादा होगी। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं और 100 रुपए खर्च कर देते हैं तो बचत कैसे करेंगे? अच्छा, 100 रुपए नहीं खर्च करेंगे तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, उनके कपड़े नहीं सिले जाएंगे, वो खाना नहीं खा पाएंगे। तो 100 रुपए तो आवश्यक है, जो 100 करोड़ लोगों के बारे में बता दिया गया कि आपके देश की 70% जनसंख्या ऐसी है जो नई चीज नहीं खरीद रही। नंबर एक। नंबर दो, एक मिनट प्रोफेसर साहब, मैं थोड़ी और क्लैरिटी लिया। आप कह रहे हैं कि अगर मैं 10,000 रुपए मेरी तनख्वाह है और अगर मेरे खर्चे भी 10,000 हैं तो मेरी कोई बचत नहीं होगी, यानी मेरे खर्चे अगर 10,000 है तो मेरी तनख्वाह 12,000 रुपए होनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? मानी बात भाई, 2,000 बचेंगे तभी तो मैं सोचूंगा कि एफडी में डालूं या शेयर मार्केट में डालूं या रियल एस्टेट में डालूं या गोल्ड में डालूं। अगर मेरे खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे हैं तो मैं तो घर के गोल्ड को गिरवी रख के पैसा उठाऊंगा मार्केट से। भाई हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक चीज देखी जाती है कि फ्यूचर में, भविष्य में मेरे खर्चे कितने होंगे, इनकम कितनी होगी, और अगर मेरी इनकम ज्यादा होगी तो जो बचा हुआ पैसा है उसको कहां लगाऊंगा, और अगर मेरे खर्चे ज्यादा होंगे तो ये पैसा कहां से उठाऊंगा, यही प्लानिंग होती है। नंबर एक। नंबर दो, भाई बैंक में पैसा कौन जमा कराता है दीपक जी? सेविंग्स अकाउंट में बैंक में पैसा कौन जमा कराता है? मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप। ठीक है, क्योंकि उसके पास जो भी पैसा आता है वो सोचता है बैंक में सेफ है यार, बैंक में लगा दो।
3% मिलता है, कोई बात नहीं, सेफ तो है। अच्छा, पैसा उठाता कौन है? अमीर आदमी, व्यापारी, व्यापारी। अच्छा, अब ये जो कहते हैं ना इंटरेस्ट रेट हमने कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट हमने कम कर दिया, अरे भैया इंटरेस्ट रेट कम दिया अपनी इंडस्ट्री वालों को फायदा पहुंचाने के लिए। जो बैंक में जमा करता है, जो मिडिल क्लास लोअर क्लास है, उसको तो परेशानी हो गई भाई। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.4% का इंटरेस्ट मिलता था, फिर 8.2% हो गया, अभी 8% मिलेगा। 0.4% कम हो गया ना, तो हमारी आमदनी तो कम हो गई ना। नंबर 2। नंबर 3, आप ये सोचिए कि जब आपने, बहुत बड़ा ट्रैप है, इसको ध्यान से आपके दर्शक श्रोता सुने, बहुत बड़ा मैं भी सुन रहा हूं, ध्यान से ही सुन रहा हूं। पहले इन्होंने क्या किया कि शेयर मार्केट को बढ़ाया, शेयर मार्केट में न्यू पेंशन स्कीम से पैसा डाला, LIC से पैसा डलवाया, फेक कंपनी शेल कंपनी से पैसा डलवा के शेयर मार्केट को उठाया। अच्छा, शेयर मार्केट उठ गया तो लोगों ने क्या किया, हमारे आपके जैसे लोगों ने बैंक से पैसा FD तोड़वाई और शेयर मार्केट में डाल दिया। ओके, जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। क्योंकि बैंक में पैसा मिल रहा था 6%, यहां पहला मिल रहा था 20%। एकदम सही कह रहे हैं। मैंने भी कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगाया प्रोफेसर साहब, मैंने भी लगाया। ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लगाया। अच्छा, एक ट्रैप तो ये हुआ। अब दूसरा ट्रैप देखिए, अब क्योंकि शेयर मार्केट टूट गया और जो आपने पैसा लगाया था, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए लगाया था जी, और वो बढ़ के 1 करोड़ 20 लाख हो गया था, वो 90 लाख हो गया। तो जो FD में आपने लगाया था वो 1 करोड़ लगाया था, अब 90 लाख FD में लगाएंगे जी। इसका माने पहले आपको शेयर मार्केट में ले गए, शेयर मार्केट को गिरा के आपको बैंक में ले जाएंगे। और मैं आगे की और भविष्यवाणी कर देता हूं, अब ये बैंक में इंटरेस्ट रेट कम करके आपको बैंक में भी रहने लायक नहीं छोड़ेंगे और शेयर मार्केट में भी रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। ओहो, मतलब आप कह रहे हैं कि पहले शेयर मार्केट की लालच दी तो दीपक शर्मा ने अपना FD फिक्स डिपॉजिट तोड़वा के शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, और जब मेरा शेयर मार्केट में नुकसान हो गया 15-20% का, तो उस पैसे को मैं फिर बैंक में वापस लाया, और जब मैं बैंक में दोबारा वापस लाया तो वहां पर ब्याज कम कर दिया। मतलब इधर से भी कमर टूटी, उधर से भी कमर टूट गई। माय गॉड। ओहो, एक चीज और बताइए, एक और इसमें दे रखा है, इसमें एक रिपोर्ट है कि साहब इंक्रीजिंग जो लोन है, छोटे बैंक हैं या कोऑपरेटिव बैंक हैं, यहां पर डिफॉल्ट बहुत हो रहे हैं, लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, बैंकों के लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक की हालत खस्ता है। ये लोन डिफॉल्ट का क्या मतलब, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, लोन डिफॉल्ट क्यों हो रहे हैं? दीपक जी, मान लीजिए आपका बेटा ऑक्सफोर्ड पढ़ने गया, आपने निर्णय लिया कि इसको ऑक्सफोर्ड पढ़ने भेजते हैं, 1 करोड़ का लोन आपने बैंक से ले लिया। आपने ये सोच के लिया कि इसको 10 लाख रुपए महीना इस साल देना पड़ेगा और ये 25 लाख की नौकरी पाएगा, पैसा दे देगा, घर चलेगा, बड़ा आनंद में बच्चा रहेगा। अच्छा, वो पढ़ने चला गया। जब वो पढ़ने चला गया तो पता चला रुपया कमजोर हो गया। आपने तो ये सोचा था कि 70 रुपए का $1 होगा और 70 रुपए डॉलर के हिसाब से मैं लोन उठाऊंगा, वापस कर दूंगा, वो हो गया 90 रुपए का, तो 20% तो आपका लोन अमाउंट बढ़ गया। अच्छा, बच्चे को नौकरी नहीं मिली। बच्चे को नौकरी क्यों नहीं मिली? क्योंकि इंडस्ट्री नहीं चल रही, क्योंकि इन्फोसिस भी नौकरी से निकाल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले भी निकाल रहे हैं, स्विगी भी निकाल रहा है, जोमेटो भी निकाल रहा है। जब सब नौकरी से निकाल रहे हैं तो बच्चे को नौकरी नहीं मिली। अच्छा, बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी तो आप लोन कैसे रिपे करेंगे? ओह, तो मैं डिफॉल्टर हो गया। आप डिफॉल्टर हो गए। आप पैसे का, यही भारत सरकार कर रही है। देखिए, जो हम लोग बात कर रहे थे, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो डिफॉल्टर है, यानी जो जिसने कर्जा लिया वो कर्जा वापस नहीं दे पा रहा, इनकी संख्या बढ़ती जा रही, डिफॉल्टर्स की? देखिए, डिफॉल्टर्स की संख्या तब तक बढ़ेगी जब तक इकोनॉमी आपकी इंप्रूव नहीं करेगी। बैंक डिफॉल्ट होने, NPA होने का मतलब, और एजुकेशनल लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन लेकर पैसा न वापस करने वालों की संख्या बढ़ने का मतलब यह है कि आपकी इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे, भाई आप तो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, मैं आपसे जो भी समस्या पूछता हूं, आप आखिर में एक ही बात करते हैं। मैं पूछता हूं कि भाई डिफॉल्टर क्यों हो रहे हैं, तो आप कह देते हैं कि भाई देखिए, इकोनॉमी देश की खराब है, और इकोनॉमी इसलिए खराब है क्योंकि उत्पादन नहीं हो रहा है, उत्पादन इसलिए नहीं हो रहा है कि कारखाने नहीं लग रहे हैं, कारखाने चल नहीं रहे। हर जवाब आपका यही क्यों होता है कि उत्पादन नहीं हो रहा, कारखाने, ऐसा कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कारखाना? नहीं, देखिए, उसमें एक चीज मैंने नहीं कही जो आपने कहा कि मैंने कही।
देखिए, इंडस्ट्री, उद्योग उत्पादन तब करेगा जब मार्केट में डिमांड होगी जी। भाई। अगर मार्केट में माल बिक नहीं रहा है तो वो ज्यादा उत्पादन करके अपना और नुकसान थोड़ी कराएगा। एक फाइनेंस का एक सिद्धांत है, व्हेन यू कैनॉट इंक्रीज योर प्रॉफिट्स ट्राई टू रिड्यूस योर लॉसेस। ओके। इसका मतलब यह है कि अगर मेरी यूनिट जो मैं बना रहा हूं 50 डबल रोटी रोज बना रहा हूं, 20 बिकती हैं, 30 नहीं बिकती, अब आप कहिए 100 डबल रोटी बनाने लगूं, अरे भैया तो मेरा और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो प्रोडक्शन तो आदमी तब बढ़ाएगा जब डिमांड होगी। ऐसे डिमांड क्यों नहीं है? डिमांड इसलिए नहीं है कि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है। जो गरीब आदमी है उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब तक गरीब के पास पैसा नहीं आएगा, मिडिल क्लास के पास पैसा नहीं आएगा, तब तक इकोनॉमी इंप्रूव नहीं कर सकती। अच्छा, इस सरकार ने क्या किया, सारा का सारा बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया। अच्छा, एक और चीज दीपक जी बताइए, जो बैंक के लोन जी। राइट ऑफ होते हैं या उनको माफ किया जाता है, ये बड़े उद्योगपति कितने होते हैं और छोटे मध्यम वर्ग के और गरीब वर्ग के और किसान कितने होते हैं? क्या आपने किसी किसान का लोन माफ होते हुए देखा? महाराष्ट्र के अंदर कहां तक किसानों के लोन माफ करेंगे होते हुए देखा, लेकिन इंडस्ट्री के हो जाते हैं। एक और मैं कह रहा था, जो छोटे बैंक हैं, स्मॉल बैंक्स हैं, इनकी तो वाकई दुर्दशा है। वो चाहे एयू बैंक हो स्मॉल, या धनलक्ष्मी बैंक हो, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, डीसीबी बैंक लिमिटेड है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सीएसबी बैंक लिमिटेड है, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड है। अब चाहे इनकी आप बैलेंस शीट उठा के देख लीजिए और या इनका शेयर मार्केट में स्टॉक प्राइस देख लीजिए, कहीं 42%, 54%, 28%, 56%, ये नुकसान है पिछले 6 महीने में। तो एक तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक हैं और ये जो छोटे बैंक हैं, क्या इसमें प्रोफेसर साहब पैसा ना लगाएं? आप क्या कहेंगे? आपका तजुर्बा क्या कहता? मैं क्या करूं? मान लीजिए अगर कोऑपरेटिव बैंक में कहीं मेरा पैसा लगा या छोटे बैंक से, तो तुरंत निकाल लूं? मैं क्या करूं? मैं कहां देखिए, सुरक्षित हूं, ये तो बता दीजिए सर। देखिए, देश ओहो। की आर्थिक स्थिति जिस दिशा में जा रही है, आज हिंदुस्तान का मिडिल क्लास यही सोच रहा है। एक तो उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, उसकी बचत नहीं हो रही। अच्छा, अगर थोड़ी बहुत बचत हो भी रही है तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा पैसा रखूं कहां, शेयर मार्केट में लगा नहीं सकता। अच्छा, गोल्ड जो है बहुत ऊंचा जा चुका है। अब गोल्ड इतना ऊपर जा चुका है तो ये तो है नहीं कि अब ये 5 साल तक ऊपर ही जाता रहेगा, कभी ना कभी नीचे आएगा। नीचे आएगा तो आज के तारीख में लगाऊंगा तो मुझे नुकसान हो सकता है। जी। बैंक में रखूंगा तो बैंक में मुझे अभी 6-6.5% का इंटरेस्ट एफडी में मिलेगा, 7% का मिल जाएगा, 6% का मेरा मूल्य वृद्धि दर है, इन्फ्लेशन है, मुझे कोई फायदा नहीं है। घर में रखूंगा तो डकैती पड़ जाएगी। तो पैसा कहां रखूं? जो बचा पा रहे हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे सौभाग्यशाली जो पैसा बचा पा रहे हैं, इसलिए नहीं पैसा बचा पा रहे हैं। अब आप देखिए, आप खुद ही आंकड़े पेश करेंगे, अभी जो लोगों ने गोल्ड लोन की संख्या बढ़ गई है, गोल्ड गिरवी रख के पैसा उठाने वालों की संख्या बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? जबकि हमारे सनातन धर्म में गोल्ड को गिरवी रखना या बेचना ये अशुभ माना जाता है। इसलिए नहीं, पहले जमाने में यही कहते थे कि साहब गोल्ड जो है लक्ष्मी है, इसे गिरवी मत रखो, बेचो मत। लोग, अब लोगों को गिरवी इसलिए रखना पड़ रहा है, मल्लापुरम और ये सारे जो बैंक्स हैं, इनको इसलिए पैसा मिल रहा है कि लोग जाके गोल्ड रखते हैं, गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, गोल्ड लोन में भी डिफॉल्ट हो रहा है, एजुकेशनल लोन में भी डिफॉल्ट हो रहा है, पर्सनल लोन में भी डिफॉल्ट हो रहा है। ओके, भारत खराब है। एक और सवाल है, ये 2025 की रिपोर्ट है और Q2 की है। इसमें है कि स्टेट बैंक ने तकरीबन 1,54,964 करोड़ रुपए ये रिटर्न ऑफ कर दिए। पंजाब नेशनल बैंक ने 90,000 करोड़ रुपए जो है वो रिटर्न ऑफ कर दिए, अपने बुक से हटा दिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 88,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इन बैंकों ने तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए, 12 लाख करोड़ रुपए जो मतलब अनिल अंबानी जैसे लोगों ने लोन लिया था, या नीरव मोदी जैसे लोगों ने, या विजय माल्या जैसे लोगों ने लिया था, उनके ये पैसे रिटर्न ऑफ कर दिए, राइट ऑफ कर दिए। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार का भी इस पे दबाव था? क्योंकि बैंक तो सरकारी है। ये 12 लाख करोड़ प्रोफेसर साहब, किसान का जो है आप जो है 100 रुपए माफ नहीं कर रहे हैं।
और नीरव मोदी और ये विजय माल्या का जो है इतना बैंक जो है वो रिटर्न ऑफ कर रहा है, क्या इससे भी बैंक को चोट लग रही है? जो लाखों करोड़ रुपया जो बैंक जो है वो राइट ऑफ कर रही है, इससे भी क्या बैंकों को कहीं ना कहीं चोट लग रही है और ये पॉलिटिकल प्रेशर होता है? देखिए, बैंकों को चोट तो लगी रही। जब 12 लाख करोड़ हमसे उठाए हुए पैसे को आप राइट ऑफ कर देंगे, माफ कर देंगे, तो बैंक को तो नुकसान होगा। वरना अगर ये 12 लाख करोड़ आज बैंकों को मिल जाए तो उनके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, हमारा पैसा सेफ हो जाएगा। नंबर एक जरा बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको। आप एक बैंक में लोन लेने जाइए या एजुकेशनल लोन लेने जाइए, कोई भी लोन लेने जाइए, बैंक क्या करता है, आपको मान लीजिए आपने 1 करोड़ की यूनिट लगाई, एक उद्योग लगाया, वो कहेगा 1 करोड़ की जो यूनिट लगाओगे इसको तो हम मॉर्गेज कर ही लेंगे, इसको तो हम गिरवी रख ही लेंगे। तो जो यूनिट आपने लगाई उसको वो गिरवी रख लिया। फिर वो कहेगा आप कोलेटरल सिक्योरिटी दीजिए। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब ये 1 करोड़ तो मैंने गिरवी रख लिया, इसके अलावा 20 लाख की और कोई एडिशनल चीज मुझे गिरवी रखो। अच्छा, तीसरी चीज होती है पर्सनल गारंटी। अच्छा। मतलब अगर तुम्हारी जिसपे मैंने लोन दिया है वो पैसा वापस नहीं आया और कोलेटरल सिक्योरिटी बेच के भी नहीं आया, तो मैं तुम्हारी पर्सनल गारंटी को इन्वोक करूंगा और उससे पैसा वसूलूंगा। अब ये बताइए, अनिल अंबानी के केस में या सारी इंडस्ट्रीज के केस में पर्सनल गारंटी तो ली होगी ना जी। अगर पर्सनल गारंटी इन्वोक, अच्छा क्या करते हैं ये उद्योगपति, क्या करते हैं? अनिल अंबानी तो साहब, अनिल अंबानी तो मर्सिडीज और रोल्स रॉयस से चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं वो तो। यही खेल है। मैं दीपक जी जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो यही कर रहा हूं। मान लीजिए उनकी 4 यूनिट्स हैं, 4 उद्योग लगे हुए हैं बड़े बड़े, अनिल अंबानी के, मान लीजिए। हाँ, अच्छा कंपनी है वो, क्योंकि कंपनी के नाम से है। अच्छा, ये बैंक ये कहता है हमने लोन जो दिया है वो कंपनी को दिया है, हमने अंबानी को नहीं दिया, हमने कंपनी को दिया है। अच्छा, वो ये कहता है कि जब एक कंपनी सिक हो गई तो भाई ठीक है, अब तो राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि एक कंपनी सिक हुई, बाकी जो 3 बहुत अच्छी चल रही है जिसमें वो लाखों करोड़ों कमा रहा है, उसको तो हम अटैच कर नहीं सकते। तो मैं वही बात आपको समझा रहा था कि अगर आपने कोलेटरल सिक्योरिटी ली है, अगर आपने पर्सनल गारंटी ली है, तो अनिल अंबानी साहब की पर्सनल गारंटी बैंक के पास है। अगर उसको वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेज दे कि इसकी वो कर दो, नीलामी कर दो, तो वो पर्सनल गारंटी, उसके जो भी शेयर है वो जब्त हो सकते हैं, उसको बेच के पैसा वापस किया जा सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो किसान है, जो छोटा आदमी है, जो मोटरसाइकिल लोन वाला है, उसको घसीट के ले जाएंगे। यही समस्या है। देखिए, अगर आप गरीब आदमी को परेशान करेंगे, उससे पैसा निकाल लेंगे, तो जो खर्च कर रहा है नहीं करेगा, और वो नहीं करेगा तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। काफी मतलब आपने जो जिस तरह से एक तरह से एक्सरे रिपोर्ट दिखाई प्रोफेसर साहब, थोड़ा डर भी लग रहा है सोच के। अब मुझे ये बताइए और मेरे दोस्तों को ये बताइए कि भाई डरा तो आपने दिया है, लेकिन इस डर के आगे कोई राहत भी तो हमें दीजिए। हम करें तो क्या करें? अगर मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपया है बचत का, तो आपने कहा शेयर मार्केट में भैया मत लगाना, शेयर मार्केट डूबा हुआ है। छोटे बैंकों में नहीं जाना, चलिए मान लिया छोटे बैंक में भी नहीं जाएंगे, कोऑपरेटिव बैंक में भी नहीं जाएंगे जो अमित शाह के अंडर में, तो मैं कहाँ जाऊं? स्टेट बैंक में तो जा सकता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक में तो जा सकता हूँ। कुछ तो बताइए प्रोफेसर साहब, या क्या करूं, जमीन में गाड़ दूं पैसे को? नहीं, वहां दीमक लग जाएगी, क्या वो करें? खराब हो जाएगी, वो दीमक लग जाएगी, खराब हो जाएगा। तो क्या करें, पलंग के नीचे रख दें, कहाँ क्या करें? अच्छा बताइए। नहीं, वो डकैती पड़ जाएगी। देखिए, पीएनबी और स्टेट बैंक में कम से कम एक फायदा है जी, कि क्योंकि सरकारी बैंक है, तो होता क्या है, देखिए छोटा बैंक जब डूबता है या प्राइवेट बैंक डूबता है, तो वो पैसा उसमें लगा नहीं सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैंक्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक इसमें है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20-20, 25-25 हजार करोड़ जब ये डूबने लगते हैं इसमें लगा देता है। इसका माने गवर्नमेंट हमसे, हाँ, तो गवर्नमेंट हमसे पैसा लेके बैंक को बचाने के लिए लगा देता है, ये होता है। तो देखिए, ये तो मेरे को भी आज प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है आज की तारीख में, मैं पैसा ले कहां जाऊं। पहली बात तो बचत ही नहीं हो रही, जो बचत हो रही है, अच्छा जो शेयर मार्केट में लगा था वो डूब गया, ऐसे ही टेंशन है कि जब पैसा डूब गया तो अब मैं क्या करूं। अच्छा, दूसरा जो पैसा थोड़ा बहुत अगर निकाल भी लूं, मान लीजिए मैंने शेयर मार्केट में आज बेच के निकाल लूं पैसा, उसको लगाऊं कहां? तो ये समस्या बहुत बड़ी है, पैसा कहां लगाऊं सबसे बड़ी समस्या। जिनके पास है और जिनके पास नहीं है उनके पास ये परिस्थिति नहीं है। अच्छा देखिए, होता क्या है कि जो छोटा बैंक है,
उसको सरकार की इस प्रकार की मदद नहीं मिलती। बड़े बैंक को तो मिलती है। तो कंपैरेटिवली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी में अगर आप पैसा लगाएंगे, क्योंकि सरकारी बैंक है, तो सरकार अंतिम श्वास तक उसको बचाने का प्रयास करेगी। इसी आशा में हम उसमें पैसा लगा सकते हैं। गॉट इट। प्रोफेसर साहब ने एक आखिर में एक ज्ञान दिया, और ज्ञान ये दिया कि दोस्तों, प्रोफेसर साहब की बात इसलिए गौर से सुनिए क्योंकि पूरी जिंदगी यूनिवर्सिटीज में बैंकिंग सेक्टर और शेयर मार्केट ये पढ़ाते रहे हैं, स्थापित हस्ताक्षर हैं, और सबसे बड़ी बात है तटस्थ न्यूट्रल आदमी। इन्होंने कहा कि भाई देखिए, अगर शेयर मार्केट में पैसा आपका डूबा है तो जितना बचा है वो निकालिए तुरंत। और बैंकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कम से कम प्राइवेट जो छोटे बैंक हैं, मैं आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी जो बड़े बैंक हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे बैंक हैं जिनकी मैंने अभी लिस्ट दिखाई थी, इन बैंकों से परहेज करिए। कोऑपरेटिव बैंक ज्यादातर नेता नगरी चलाते हैं, और नेताओं की साख आप जान ही रहे हैं क्या है देश में, तो जरा कोऑपरेटिव बैंक से भी दूर रहिए। अभी मैंने आपको मुंबई के मेरे मित्र की मिसाल दी कि एक दिन पहले गए तो बैंक खुला था, अगले दिन सुबह गए तो शटर था, बंद हो गया था। तो एक ही रास्ता है कि अगर गाड़ी कमाई का पैसा है तो स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो बड़े 10-12 सरकारी बैंक हैं इस देश के, वहां पैसा एफडी करा दीजिए। क्योंकि प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि भाई ये सरकार आखिरी सांस तक, जब तक सरकार है और जब तक मुल्क है, जब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो उस बैंक को बचाने की कोशिश होगी। यही कहना चाह रहे हैं ना डॉक्टर साहब? मैं एक छोटा सा सुधार कर दूं जो आपने कहा। मैंने ये नहीं कहा कि शेयर बेच दीजिए अब। अगर आपने 6 महीने पहले बेच दिए, 5 महीने पहले बेच दिए, तब तो सही किया आपने, बहुत बुद्धिमान आदमी थे। देखिए, आज जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है भारत की इकोनॉमी के बारे में। वो ये कहता है कि अगर मार्केट में हर चीज पॉजिटिव होती चली गई तो भारत का शेयर मार्केट कितना रिटर्न देगा, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो कितना देगा, और बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया तो कितना देगा। तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया तो 5% लॉस की बात कर रहा है। इसका मतलब यह है कि मार्केट अपने बॉटम के कहीं आसपास है। अब मेरी राय, मान लीजिए लोग शेयर बेचते हैं, फिर कहे स्वामी साहब, जैसे अमित शाह जी ने कहा था कि शेयर खरीद लो बड़ा प्रॉफिट होगा, अब उनका तो कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ, क्योंकि वो वरना वो गैर कानूनी था, उसके भी रूल्स का अगेंस्ट था। चलिए ठीक है, शेयर मार्केट के चैप्टर को मैं क्लोज कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर पैसा है जेब में तो स्टेट बैंक या बड़े बैंक हैं दोस्तों, उसमें आपका पैसा इसलिए सेफ है बिकॉज सरकार की सीधे सीधे उसमें सांसें अटकी हुई हैं। जब तक सरकार की सांसें, तब तक ये बैंक बचे रहेंगे, जो बड़े 10-12 बैंक हैं जो लिस्ट आप देख रहे हैं। बाकी तो सब ठन गोपाल है मामला, जैसा कि कह ही रहे हैं, सारी चीजें इन्होंने बताई दी हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, होली है इसलिए होली पर आदमी को पॉजिटिव रहना चाहिए। रमजान भी चल रहा है, रमजान के महीने में भी पॉजिटिव रहना चाहिए। तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि भाई स्थिति बेहतर होगी, और जो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि उत्पादन देश में हो, डिमांड बढ़े, कारखाने लगें, गरीब आदमी की हथेली पर पैसा आए, तो ये इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है। आज हमारी जो जीडीपी है 6.2 6.3 के आसपास है, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं दुगनी होनी चाहिए, 12% होनी चाहिए। तो उम्मीद यही करते हैं कि अगर जीडीपी बढ़ेगी। जी दीपक जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, हमको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होना है। ना मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं, ना मैं नेगेटिव बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। देखिए, चाणक्य ने यह कहा था कि वो राज्य हमेशा सुखी होता है जहां पे मंत्री निर्भीक होकर बोलते हैं। मैं निर्भीक होकर बोल रहा हूं, मैं राष्ट्रहित से बोल रहा हूं, ये देश लेकिन बेखौफ होते होते आप बहुत बातें कह गए। लेकिन मैंने कहा पॉजिटिव सोच पे इसको खत्म किया जाए, कि कोशिश यही है कि भाई शायद स्थिति बेहतर हो। प्रोफेसर साहब आप आए इस प्रोग्राम में, आपने होली के दिन समय निकाला और आंखें खोलने का हमारा और दोस्तों का आपने कोशिश करी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।